बड़ी ही प्यारी बात बोली गई आप लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में। ये आप में से ही एक फैमिली मेंबर के द्वारा कमेंट किया गया, मुश्किल से मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी पड़ता है गालिब। अगर आप लोगों को लगता है कि सब कुछ रजाई में ही मिल जाएगा, तो ना तो आज तक किसी को मिला है, तो फिर आप लोगों को कैसे मिल जाएगा। तो आप लोगों को इस रजाई से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी टेबल चेयर पर बैठना पड़ेगा, थोड़ी सी पैरों को ठंडक लगानी पड़ेगी। हो सकता है कान पर ठंडक लगे तो कैप लगा लेना, वैसे ठंडक लगे तो आप थोड़ा सा एक सोल वगैरह ओढ़ लेना। पर लेकिन जब तक आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नहीं बैठेंगे पढ़ाई करने के लिए, तब तक आप लोग जरा जरा सी देर में टूलते रहेंगे और सोते रहेंगे। और ये जो सोने का चक्कर है, ये चक्रव्यूह में ऐसे पड़ जाओगे कि देखते ही देखते आप लोगों का साल निकल जाएगा और फिर से लगेगा यार कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। तो अब जो फिलहाल जो सबसे बेस्ट मौसम आने वाला है, खासकर जो अभी आगे फरवरी और मार्च का, ये एक तरीके से ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। तो जितना जी जान लगाकर आप लोग पढ़ सको इतना आप लोग पढ़ सकते हैं। और अब तो मौसम भी आप लोगों को देखने को मिला है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करो कि जितना ज्यादा एफर्ट अपना डाल सकते हो उतना ज्यादा एफर्ट डालो। आगे जैसे ही मार्च खत्म होते ही अप्रैल का महीना स्टार्ट होगा, तो उसमें एक भयानक तरीके की गर्मी फिर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। और फिर मई और जून तो आप लोग जानते हैं माशाअल्लाह। तो इसलिए कोशिश करो कि जो टाइम अभी आप लोगों के पास में है उसको शानदार तरीके से यूटिलाइज करो और मॉर्निंग से ही अपने दिन को ऐसे लेकर चलो आप लोगों को लगे कि हाँ यार आज के दिन आप लोगों के हाथ में 24 घंटे हैं, अब इनको मस्त तरीके से यूटिलाइज करना है। वो वाली फीलिंग आती है कि यार ये ना दिन ना बिल्कुल हाथ से जाना नहीं चाहिए। आप लोग सोचकर देखिए, अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों के पास में ये 24 ही घंटे हैं, तो आप लोग उन 24 घंटे का एक एक मिनट चूस लोगे अच्छे से। पर लेकिन आप लोगों को लगता है कि आज खत्म होंगे फिर से कल मिलने वाले हैं। तो ये जो इस तरीके की जो टेंडेंसी हो जाती है, वो इंसान ना उसको लाइटली लेने लगता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। और जिस दिन आप लोगों ने ये चेंज कर लिया, उस दिन आप लोग अपने आप को पाओगे एक ऐसी पोजीशन पर जो आज की डेट से बहुत ज्यादा बेहतर पोजीशन होगी। तो कोशिश करो कि इन सब चीजों से बाहर निकलो और अपना पाथ चूज करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक सही डायरेक्शन में अपने आप को इंप्लीमेंट करते हुए। अच्छा ये बताओ, इतना मोटिवेशन कहां से लाते हो निकाल के? इतने सारे मोटिवेशनल कोट आप लोग पोस्ट करते हो, कई बार तो मैं पढ़ पढ़कर मोटिवेट हो जाता हूं उनको। बहुत प्यारे प्यारे मोटिवेशनल कोट रहते हैं और रेगुलर कई सारे बच्चे कई सारी मोटिवेशनल कोट जो है वो पोस्ट करते हैं। आप लोगों से जो क्वेश्चन के आंसर पूछे जाते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है उनको भी आप लोग पोस्ट किया करो ताकि एक दूसरे को चीजें पढ़ सके। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, कोशिश किया करो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से उनके आंसर पूछा करो। तो ये भी एक अच्छा एक तरीका है, डिबेट डिस्कशन कर सकते हो आप लोग। तो इसको एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सकते हैं आप लोग और भी ज्यादा। बात की जा रही है स्मार्ट वॉल के बारे में, तो आज के क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम लोग इनका आंसर देखेंगे वीडियो के अंदर और फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। तो देखते हैं कितना टकटकी लगाकर आप लोग ये वीडियो सुनते हैं। स्मार्ट वॉल के बारे में बात की जा रही है। स्मार्ट वॉल जो है ये बेसिकली रिप्लेस करेगी जो फिजिकल वॉल होती है या फिर आर्म पेट्रोलिंग होती है, यानी कि जो सरहद पर आप लोगों ने देखा होगा कई बार तार वगैरह लगा देते हैं या फिर वहां पर एक तरीके से हमारे जो जवान घूमते रहते हैं, तो वो सर्विलेंस करने के लिए बेसिकली उनको यूज किया जाता है। पर लेकिन उनको हटाकर स्मार्ट वॉल बनाई जा रही है टेक्नोलॉजी का यूज करके, कैमरे लगा दिए, ड्रोन लगा दिए। तो ये किस दो कंट्री के बॉर्डर पर इनको यूज करने की बात की जा रही है? इंपॉर्टेंट है, ये दो बॉर्डर काफी ज्यादा न्यूज में थे कुछ दिनों पहले भी। जानेंगे जब आप लोग जानेंगे कि कुछ सरफिरे इंसान थे, कुछ और करना चाहते थे पर उसके चक्कर में वो निकल लिए, अब वो नहीं हुआ पाया। तो वो क्या था उसके बारे में जानेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली यहां पर लॉन्च किया गया है KAPILA कापिला, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक तरीके से पेटेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाने का एक प्रोग्राम है और ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ में कनेक्ट है। उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम साहब, तो उनके साथ में कनेक्ट है यहाँ पर। ये तो फुल फॉर्म आप लोगों को इसकी बतानी है, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। आंध्र प्रदेश जो है वो दूसरा राज्य बन गया है, पहला राज्य कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। किसके लिए? मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है उसके द्वारा यहां पर पावर सेक्टर में रिफॉर्म की बात की गई थी, तो इसको इंप्लीमेंट करने वाला आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बन गया। पहला कौन सा था ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर जिसके द्वारा अभी रिसेंटली बोला गया है कि जो रोप वे है अब इस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। यानी कि रोप वे जैसे नहीं है कि एक यहां पर रस्सी बांधी, यहां से एक पकड़कर दूसरी रस्सी इधर जानी है, तो इसके बीच में आप लोगों को डिस्टेंस कवर करके जाना है। तो ये रोप वे के थ्रू कई बार आप लोगों ने देखा होगा, तो इसके थ्रू आप लोग लटक कर जाते हैं यहां से। ये अब तक किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता था, अब इसको ढंग से रेगुलेट किया जाएगा ताकि प्रॉपर वे में रूल और रेगुलेशन है। कल को कोई दुर्घटना अगर इसके तहत होती है तो उसको भी हम लोग ढंग से टैकल कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में बताइए। कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो है वो किसके अंडर सेटअप किया गया था? कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ये आप लोगों को ये बताना है कब के ये जो रूल है जिनको बाद में सब्ज्यूम किया गया था CGST रूल 2017 के तहत। तो ये एक ही न्यूज के दोनों क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आप लोगों के बारे में क्योंकि आप लोगों से रिलेटेड है। आप लोग भी कंज्यूमर है, कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मार्केट से खरीदते रहते हैं, तो ये आप लोगों से भी रिलेटेड है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 1986 में इसको बनाया गया था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है
किस मंत्रालय के अंडर में आती है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो हमारी कंट्री में अगर कहीं पर भी कोई भी क्राइम होते हैं उनका डेटा इकट्ठा करती है और फिर हमारे सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है उसका एनालिसिस करके। तो ये आप लोगों को बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY, आप लोगों को ये बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है स्कीम। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर मिलकर पैसे देता है राज्य को और राज्य भी मिलकर काम करते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेक्स्ट बात करें कि स्कीम के बारे में जिसको बोलते हैं RYSK, ये यहां पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहां सेंटर सारा पैसा देता है और बाकी के यहां पर सारा पैसा सेंटर देने की वजह से बस राज्य इसको एंजॉय करते हैं। और ये मैक्सिमम वो स्कीम होती है जो आप लोगों को कॉन्करेंट लिस्ट में तो देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगी ये वाली, ठीक है, ये फ्री स्टेट लिस्ट में। ये मैक्सिमम आप लोगों को जो सेंट्रल लिस्ट होती है ना उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आपकी रहने वाली है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, और जो ये इंटरनेशनल न्यूज है ये निकल कर आ रही है मैक्सिको और यूएसए से निकलकर। आप लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमेशा से काफी लंबे समय तक अपने आप को इस जद्दोजहद में रखा कि मैक्सिको के जो बॉर्डर है उस पर उनको दीवार बनानी है, तो वो तो चले गए पर दीवार नहीं बनी। अब यहां पर जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है वो कह रहा है कि एक फिजिकल दीवार बनाने से ज्यादा बेटर है कि हम लोग सर्विलेंस को तगड़ा कर दें टेक्नोलॉजी का यूज करके, ताकि मैक्सिको से अगर कुछ भी कोई गलत चीजें, गलत एक्टिविटी, स्मगलिंग या फिर कोई इलीगल एंट्री से कोई यहां पर एंट्री करता है, वो सारी चीजों को रोका जा सके एक स्मार्ट वॉल की हेल्प से। स्मार्ट वॉल मतलब यानी कि सर्विलेंस किया जाएगा यहां पर, जिसमें ड्रोन वगैरह आप लोग यूज कर सकते हो या टेक्नोलॉजी से दूसरे और भी जो आइटम है वो आप लोग यूज कर सकते हो, ताकि फिजिकल फॉर्म में वहां पर इंसानों को खड़ा ना किया जाए हथियार लेकर, और इस तरीके से आप लोग एक बॉर्डर को प्रॉपर वे में, एक वो नहीं कहते कि प्रॉपर वे में आप लोग सिक्योर भी रख सको। तो यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अगर आप लोग यहां पर देखना चाहते हैं तो ये आप लोग देखिए, बेसिकली यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर जो है यहां पर कई बार ऐसा रहता है कि लोग जो है एंट्री कर यूएसए में चले गए, कई सारे क्रिमिनल एक्टिविटी भी आप लोगों को देखने को मिलती है, और भी कई सारी जो तमाम जो चीजें होती हैं उनको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा आतुर थे। तो इसी के चलते यहां पर अब फिलहाल ड्रोन, स्कैनर, सेंसर वगैरह यूज किए जाएंगे। एक तरीके से इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज कर यहां पर ये जो ग्राउंड लेवल पर यहां पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिस तरीके से कैमरे वगैरह या फिर कोई स्मार्ट सोल्यूशन जो निकालने की कोशिश की जाएगी, ताकि इंसानों को इकट्ठा न करके यहां पर टेक्नोलॉजी का यूज करके आप लोग यहां पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। तो एक स्मार्ट वे होता है, जैसे कि आप लोगों को याद होगा एक कहानी भी है छोटी सी, उसमें ये होता है कि आज की डेट में अगर आप लोग किसी बिस्किट के पैकेट, जैसे रहते हैं ना बिस्किट के पैकेट हैं, उनमें अगर ये चेक करना है कि बिस्किट के पैकेट में बिस्किट है या फिर ये बिस्किट का पैकेट खाली है, तो उसको उठाकर देखना पड़ेगा हर एक पैकेट को। पर लेकिन जहां बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो स्कैनर मशीन लगा देती है। पर लेकिन एक मेरे और आपके जैसा कोई इंसान था, जुगाड़ू टाइप का आदमी, उसने क्या किया, एक तूफान पंखा टाइप का रख दिया वहां पर कि जो खाली होगा रैपर वो उड़ जाएगा। स्कैनर मशीन लगाकर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? तो ये वही बात की जा रही है कि आप लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर लो, क्यों इतने सारे लोगों को वहां खड़ा कर रहे हो ले जाकर। तो ये एक आसान तरीका माना जा रहा है। मैक्सिको जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, कैपिटल इसकी मैक्सिको सिटी है। आज की डेट में अगर बात करें तो यहां पर मैक्सिकन पीसो जो है इसकी करेंसी है, और यहां पर टोटल मिलाकर अगर बात करें जो मैक्सिको के अंदर अगर बात करें जो रिकॉग्नाइज किया जाता है रीजनल लैंग्वेज, तो स्पेनिश और 68 अमेरिकन लैंग्वेज आप लोग को देखने को मिलेगी। यूएसए जो है यहां पर अगर बात करें इसके बारे में, तो जो बाइडेन यहां पर प्रेसिडेंट हो गए आज के डेट में, और आज की डेट में जिसकी कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी, और यहां पर अगर बात करें तो लगभग 32.82 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं, हालांकि ज्यादा याद रखने लायक लग नहीं रही है मुझे हल्का सा आइडिया रखेगा बस, ठीक है। आगे चलते हैं ये है नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज में क्या बात की जा रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये काफी प्यारी न्यूज है, बात की जा रही है यहां पर कपिला के बारे में। ये क्या है, तो ये है यहां पर कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। आप लोग देखिए यहां पर एक तो एपीजे अब्दुल कलाम सर का नाम यूज कर लिया गया, कलाम प्रोग्राम बोला गया, और यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब किसी का टैलेंट होता है एक तरीके से जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि जैसे कोई कुछ ऐसी चीजें, जैसे मैं लेक्चर क्रिएट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, तो ये आप लोग अगर कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करें जो आप लोगों की प्रॉपर्टी हो, ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं आप लोगों ने कुछ चीज बना दी जो भी आप लोगों के टैलेंट से अंदर से निकल कर आई, तो वो होता है। इसी के साथ में लिटरेसी और अवेयरनेस के बारे में बात करती है। ज्यादातर लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं रहता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है, किसी का सामान यूज कोई कर रहा है कहीं और से उठाकर, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ओके। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
एंड लिटरेसी, ये एक तरीके से यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो लिटरेसी है उसके इनके इसके बारे में लिटरेट करने, इनको लोगों को पढ़ाना कि भाई साहब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम की भी कोई चीज होती है जिसको बौद्धिक संपदा आप लोग हिंदी में बोलते हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये जागरूकता अभियान था हमारी कंट्री में 15 अक्टूबर 2020 में स्टार्ट किया गया। तो आप लोग बोलोगे कि सर क्या हो गया, अब क्यों डिस्कस कर रहे हो, तो बहुत पुरानी न्यूज है। तो एक तो ये है कि आप लोगों का रिवीजन हो रहा है यहाँ पर पुरानी न्यूज का, और दूसरा ये है कि अभी ये न्यूज में किस लिए है उसलिए अभी बताऊंगा, पहले आप लोग ये देखिए। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड चीजें, ये बेसिकली आप लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सके, इससे रिलेटेड जो क्रेडिट जिसका है उसको पहुंचाया जा सके और लोगों को सेंसिटिव इसके लिए बनाया जा सके। अब तक यहाँ पर जो कपिला है इसमें 46,556 यूजर के द्वारा रजिस्टर किया गया है। अगर आप लोगों से कुछ और बातें इसके बारे में की जाए तो यहां पर अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जिनका नाम है पोखरियाल निशांक, रमेश पोखरियाल निशांक, तो इनके द्वारा अभी यहां पर वर्चुअली ये कपिला जो लॉन्च किया गया था, यहां पर ये 89th बर्थ एनिवर्सरी थी यहां पर हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम सर। अभी यहां पर ये न्यूज में इसलिए क्योंकि इनके द्वारा रिटर्न रिप्लाई किया गया एक आंसर का, जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया इस स्कीम के बारे में, तो ये 4 फरवरी 2021 में इसका रिप्लाई किया गया इनके द्वारा राज्यसभा के अंदर। तो इसके चलते इनके द्वारा इसका जो रिप्लाई किया गया इसकी वजह से फिर से न्यूज में आ गई है। तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो याद रखेगा। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है, तो एक तरीके से इंटेंजेबल एक क्रिएशन होता है ह्यूमन जो इंटेलेक्ट का, एक तरीके से यानी कि आप लोगों की बौद्धिक की क्षमता से जो भी चीजें निकल कर आती है जिसको कोई छू नहीं सकता, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ये रिकॉग्नाइज की जाती है अलग अलग कंट्री में, और इसके चलते से कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ठीक है, ये ट्रेड सीक्रेट्स हो गए। पेटेंट क्या हो गया, मान लीजिए आप लोगों ने कोई सामान की, आप लोगों ने कोविड-19 की कोई दवाई बना ली तो आप लोगों का पेटेंट हो गया उस दवाई के ऊपर कि आप लोगों का क्रिएशन है वो। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर जो है हमारी कंट्री के ये 11वें प्रेसिडेंट थे जिनको पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी आप लोग जानते हैं। रामेश्वरम में पैदा हुए थे। अगर बात की जाए तो ये 2002 से लेकर 2007 तक हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट रहे। 15 अक्टूबर को पैदा हुए थे जिसके चलते यहां पर ये स्कीम 15 अक्टूबर को लॉन्च की गई थी रामेश्वरम में, और इनकी जो डेथ हुई थी 27 जुलाई को ये शिलोंग में हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है ये जो लेक्चर थे ये लेक्चर देते देते गिर गए और उसके बाद में इनकी डेथ हो गई। यानी कि जो काम ये जिंदगी भर करना पसंद करते थे वही काम करते करते ये धरती छोड़कर गए। तो ये सबसे शानदार बात लगी यहां पर। नाम इनका पूरा क्या था यहां पर, ये अबुल पाकिर जैन आब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये इनका पूरा नाम है, जो आप एपीजे जो अब्दुल कलाम सर बोलते हैं ना, तो ये पूरा नाम है। भारत रत्न मिला, पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला हुआ है। तो बहुत सारे दुनिया भर के अवार्ड हैं इनके नाम पर। बाकी इनके बारे में कुछ और बातें अगर पढ़ना चाहते हैं तो विकिपीडिया पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। एक महान पर्सनैलिटी जिनको बोल सकते हैं कि एक वन ऑफ द हम्बल पर्सन, जिनको मुझे लगता है कि लाइफ में मतलब एक ऐसी बात यार कि इनके बारे में जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना अंदर से मतलब इतना रेस्पेक्ट निकल के आया। मैंने कहा अगर बंदा अगर अपनी जो एक इच्छा शक्ति के बल पर चाहे तो कहां से कहां तक नहीं पहुंच सकता है, पर थोड़ी सी इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो वो इस इंसान के द्वारा दिखाएगी। तो ये काफी एक रेस्पेक्टफुल चीजें लगती है। रिलीजन कास्ट सबसे ऊपर उठकर जो इनके द्वारा अपने जो पाथ को चूज किया गया और उस पर जो डेडिकेशन के साथ में काम किया गया तो वो काफी अच्छा लगा। ये भी माना जाता है कि ये इतने बिजी थे अपने काम करने में कि ये भूल गए कि इनकी एंगेजमेंट की डेट भी थी, कोई एंगेजमेंट या फिर शादी जो भी था, तो उसके चलते फिर इनको लगा कि शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये एक तरीके से काम को लेकर इतना ज्यादा डेडिकेटेड थे। हमारी कंट्री में आज के दिन में पावरफुल कंट्री बनाया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो इन्हीं को बोला जाता है, जिनकी बदौलत आज के दिन में हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को एक काफी अच्छी पोजीशन में पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात कर रही है राज्य के बारे में, यानी कि स्टेट से रिलेटेड जो न्यूज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर स्टेट किस तरीके से पावर सेक्टर को इंप्रूव कर सकता है। देखिए जब पावर सेक्टर की बात करते हैं ना तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक एरिया हो जाता है, खासकर जो राज्य के स्पेयर में जब बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा एक राज्य में बिजली बनाई जा रही है दूसरे राज्य को बेची जा रही है, तो उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पावर सेक्टर में रिफॉर्म की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि कई बार कई सारे राज्य जो हैं वो स्वयं में कैपेबल नहीं है कि वो अपने एक तरीके से जो भी खर्चा है जो यहाँ पर किया जाता है स्टेट के ऊपर, तो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं वो। तो इसी के चलते अभी यहाँ पर जो हमारी कंट्री में फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, उसने बोला था कि यार इसको थोड़ा सा इंप्रूव करो आप लोग। खासकर इसमें बोला गया कि जो आज की डेट में पावर सेक्टर के अंदर में जो सब्सिडी वगैरह दी जाती है उसको लेकर काफी इंपोर्टेंट चेंज किया गया। बोला गया कि यहां पर स्टार्ट करने आप लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दी जाती है उसको डीबीटी के थ्रू आप लोग इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि हर एक इंसान के अकाउंट में पैसा आप लोग भेजना स्टार्ट कर दीजिए जिसको आप लोग सब्सिडी देते हो। सब्सिडी का क्या मतलब होता है, सब्सिडी का मतलब होता है छूट, यानी कि
अगर आज के डेट में आप लोग कोई दुकान पर सामान लेना चाहते हैं और वो बोले कि ये 50 रुपए का सामान था, अब घटकर ये जो है ये 40 रुपए का हो गया है, ठीक है, तो एक तरीके से आप लोगों को डिस्काउंट दे दिया, सब्सिडी दे दी है, छूट दे दी है उसने 10 रुपए की, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं 50 का 40 का हो गया, तो इस तरीके से यहां पर ये सब्सिडी दी जाती है। तो कई सारे रिफॉर्म यहां पर बोले गए थे, जिसमें से ये एक रिफॉर्म है, और इससे पहले यहां पर मध्य प्रदेश इसको इंप्लीमेंट कर चुका है, आंध्र प्रदेश जो है यहां पर ये दूसरा राज्य बन चुका है इसको इंप्लीमेंट करने वाला। तो इसमें जो फोकस दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि 0.25% जो राज्य का जो ग्रोस स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसके बेसिकली परमिशन किया गया कि इतना आप लोग यहां पर ये खर्च कर सकते हैं। बेसिकली नहीं होता कि कितना रेवेन्यू रिसोर्सेज आप लोग यहां पर इसको परमिशन दी जाती है, तो ये एडिशनल इतना आप लोग पहुंचा सकते हैं। तो बेसिक पर्पज ये है कि जो एक्स्ट्रा जो इधर उधर खर्च कर रहे हैं आप लोग उसको कंट्रोल कीजिए, ताकि आप लोग प्रॉपर वे में रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज कर सकें। ओके, बात कर रहे थे हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में, तो कई सारी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग आंध्र प्रदेश के बारे में याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश हमारी कंट्री में ऐसा राज्य है जिसकी आप लोगों को 3 कैपिटल देखने को मिलेगी प्रेजेंट टाइम पे। तो यहां पर विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव होगी, अमरावती लेजिस्लेटिव होगी और कुर्नूल जो है वो जुडिशरी होगी। और डिफेक्टो कैपिटल कौन सी है? ये वो कैपिटल है जो फिलहाल अभी आज के डेट में कैपिटल है, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक ही कैपिटल है आज के डेट में, जिसको बोलते हैं आप लोग हैदराबाद। अब यहां पर नई कैपिटल बनाने की बात की जा रही है, तो डी जूरे जो एक तरीके से डी जूरे बोलते हैं जो प्रपोज की गई है, ठीक है, और डिफेक्टो जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि ये आने वाली चीजें और जो अवेलेबल है यहां पर इसको बोल सकते हैं। हालांकि वर्ड का मतलब ये एग्जैक्ट मतलब ये नहीं होता है, पर लेकिन एक उन्हें कहते हैं कि एक ओवरव्यू अगर मैं आप लोगों को दूं तो ये आने वाली है, अपकमिंग है यहां पर ये, और ये प्रेजेंट टाइम पर यहां पर ये, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो लार्जेस्ट सिटी जो है यहां पर जो ये याद रखिएगा अमरावती हो गया, इससे विशाखापट्टनम हो गया। अगर बात करें डांस के बारे में, जो आंध्र प्रदेश जो है उसके अंदर कुचिपुड़ी, मैंने आप लोगों को बताया भी था, जो हमारी कंट्री में क्लासिकल डांस है उसमें से एक डांस है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी मैंने बताया था कि एक पर्सन को दिखता नहीं है, उसको कच्ची पूड़ी खिला दी, तो इससे आप लोग याद रख लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश कच्ची पूड़ी, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखते हैं। तो कुचिपुड़ी हो गया यहां पर ये। तो इसी तरीके से जो क्लासिकल डांस है आप लोग उनको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बताइए कितने सारे क्लासिकल डांस है। अगर मैमल यानी कि जानवर के बारे में बात करें तो ब्लैक बक है यहां पर ये, बर्ड के बारे में बात करें तो तोता है यहां पर ये, फिश के बारे में बात करें तो मड फिश है जो स्टेट के अंदर, फ्लोर के बारे में बात यानी कि फूल के बारे में बात करें तो जैस्मिन हो गया, आम हो गया यहां पर मैंगो जो फ्रूट, पेड़ के बारे में बात करें तो नीम हो गया, और खेल के बारे में बात करें तो कबड्डी हो गया, ठीक है। तेलुगु स्पीकिंग लोग आप लोग यहां पर काफी देखने को मिलेंगे। और वाईएस जो जगन मोहन रेड्डी साहब हैं वो आज के डेट में यहां पर चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके ऊपर अभी यहां पर कई सारे केस भी देखने को मिले थे। याद होगा आप लोगों को जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं और खासकर जो राज्य के जो हाई कोर्ट है उसमें काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, दोनों के बीच में रस्साकसी देखने को मिल रही थी, तो वो कई सारी न्यूज थी, तो इसलिए इसके बारे में एक ओवरव्यू आप लोग रख सकते हैं। क्वेश्चन बने तो याद रख सकते हैं, वैसे हल्का सा आइडिया रखिएगा, ठीक है। और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक तरीके से किसी पर्टिकुलर एरिया की, जैसे अपनी कंट्री का आप लोग मैप ले लीजिए, तो उस एरिया के अंदर में फिजिकल बाउंड्री के अंदर में ग्रोस का मतलब होता है सारी चीजें, यानी कि गुड्स और सर्विस सबको जब इंक्लूड कर दें, यानी कि जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सारी को इंक्लूड कर जो भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग बात करें जो भी हमारी कंट्री में डोमेस्टिकली किया जाता है, तो इसलिए ग्रोस डोमेस्टिक, यानी कि ग्रोस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारी कंट्री के अंदर, और प्रोडक्शन का मतलब होता है जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर, जैसे हमारी कंट्री में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हमारी कंट्री में जितनी भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की गई है डोमेस्टिकली, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर, तो उसको उस कंट्री की आप लोग जीडीपी बोल सकते हैं। इसी तरीके से राज्य की भी जीडीपी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में ये डेफिनेशन है, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। टेक्नोलॉजी काफी बड़ा एक तरीके का एरिया आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं रोपवे के बारे में बात कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में यहां पर ये न्यूज है। सबसे पहले आप लोग को बात करें, हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है वो नितिन गडकरी जी के अंडर में है। अभी हमारी कंट्री में अगर आप लोग ये रोपवे यूज करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, अगर आप लोग कुछ ऐसा साधन यूज करते हैं, ये किसी मंत्री या फिर किसी मंत्रालय के अंडर में नहीं था, अभी फिलहाल इसी को चेंज किया गया और हमारी कंट्री में इसको चेंज कर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर लाया गया, ताकि ये पर्टिकुलर एरिया के लिए प्रॉपर रूल और रेगुलेशन पॉलिसीज बनाई जा सके, क्या क्या चीजें उसके ऊपर फोकस किया जा सके, रिसर्च किया जा सके, पॉलिसी बना सके और कंस्ट्रक्शन कर सके, और लार्ज स्केल पर इस तरीके का कोई ऑल्टरनेटिव जो भी साधन होता है, ताकि हम लोग प्रॉपर वे में अगर ट्रांसपोर्ट का सॉल्यूशन एक तरीके से जनता के लिए अवेलेबल करा सकें। तो कैसे यहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट करनी है, कैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आना है कि ताकि यहां पर प्रॉपर वे में इसको हैंडल किया जा सके। हो सकता है कल को कोई दुर्घटना घट जाए, सब लोग अपना हाथ उठा दे, भाई साहब हमारे अंडर तो ये आता नहीं है, आप लोग देख लो किसके अंडर आता है।
तो ये पता होना चाहिए कि कौन इसको टैकल कर रहा है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर इसके चलते जो रेगुलेटरी और जो फैसिलिटेट करने वाली जो भी इसके तहत यहाँ पर जो योजनाएं बनेगी, जो भी पॉलिसीज बनेगी, उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल है 1961 का, जिसके चलते यहां पर इसको अमेंडमेंट करके अब यहां पर इसके अंदर इसको नोटिफाई किया गया है। तो काफी जरूरी है। इस तरीके से कई सारी चीजें आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में जिनका डेवलपमेंट किया जाता है। अगर किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर आती है तो कल को चल के पार्लियामेंट में हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको तो ये, आप तो बोलते थे ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, आपकी मिनिस्ट्री में ये हो गया, बताओ इसका क्या सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आप लोग उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जहां क्वेश्चन पूछने वाली बात आ गई तो फिर वहां पर आसानी से आप लोग को अकाउंटेबिलिटी भी थोड़ी बहुत देखने को जरूर मिलेगी। फायदा क्या क्या देखने को मिलेगा अगर हम लोग कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं रोपवे या फिर कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव जो मोबिलिटी सॉल्यूशन अगर कोई निकाल के लेकर आ रहे हैं इस तरीका, जैसे रोपवे हो गया। तो सबसे पहले तो आप लोग कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जहां पर हम लोग रोड नहीं बना सकते हैं, जहां पर हम लोग ट्रेन का रास्ता, बस का रास्ता या फिर कोई ऐसा आने जाने का रास्ता नहीं बना सकते हैं, वहां पर ऐसी कनेक्टिविटी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये इस तरीके से जो रोपवे है इसके थ्रू आराम से जा सकते हैं। रिड्यूस करेगा जो मेन रोड पर जो भी ट्रैफिक है जिसकी वजह से जाम लगे रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहां पर कम होंगे। इसी के साथ में जो वर्ल्ड क्लास रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री में डेवलप होगा, तो बहुत सारे लोगों को इसके चलते जॉब मिलेगी और बहुत सारे लोगों के लिए कहीं जाना आसान हो जाएगा। तो डेडिकेटेड रोपवे बनाए जाएंगे, ऑल्टरनेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशन यहां पर निकल कर आएंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में केबल जो प्रोपेल्ड जो ट्रांजिट है ये भी देखने को मिलेगा। एक नई टेक्नोलॉजी निकल कर आएगी जिसके चलते हम लोग प्रॉपर में एक ढंग से इंप्लीमेंटेशन कर पाएंगे, और अनरेगुलेटेड रोपवे को हम लोग रेगुलेट कर पाएंगे। प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म भी आएंगे, अगर कल को कोई दुर्घटना होती है तो उसको कैसे टैकल करना है। तो ये होता है अगर कोई पर्टिकुलर चीजों को देखने वाला है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे आंसर राइटिंग ग्रुप में अगर आप लोग कुछ पोस्ट करते हैं और वहां पर अगर कुछ भी गलत चीज आती है, तो जैसे मैंने बोल रखा है कि उसको तुरंत रिपोर्ट आप लोग कर दो, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वहां एक अच्छा माहौल बना रहता है, फालतू की चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक तरीका है जिसके चलते आप लोग चीजों को फॉलो कर सकते हैं। तो अच्छा इंप्लीमेंटेशन अगर देखने को मिलेगा तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कितने अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट यहां पर किया जाता है। तो न्यूज अच्छी थी। अभी रिसेंटली जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आया तो क्वेश्चन पूछा है, तो बोलना मत कि कहां से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये अभी नया एडिशन किया गया है तो क्वेश्चन भी बन सकता है। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और यहां पर बात की जा रही है इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज है इसको ढंग से हम लोग समझेंगे। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर होता है उपभोक्ता। जो आप लोग आज के दिन में अगर कुछ भी मार्केट से खरीद रहे हैं तो आप लोग कंज्यूमर हैं, पर लेकिन आप लोग तब तक ही कंज्यूमर हैं अगर आप लोग मार्केट से खरीद कर उसको अपने लिए यूज में ले रहे हैं। पता चला मार्केट से खरीद कर लेकर आ रहे हैं और फिर उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, तो अब आप लोग कंज्यूमर नहीं रहोगे, ठीक है। अब आप लोग विक्रेता बन जाओगे। तो कंज्यूमर और सेलर में डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोगों को, यानी कि उपभोक्ता और विक्रेता में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड के बारे में, यानी कि जो उपभोक्ता है उसके वेलफेयर के लिए जो फंड है यहां पर उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसके कल्याण के लिए जो कोर्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर है, फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके द्वारा यहां पर अभी पार्लियामेंट में इसके पर्टिकुलर जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है इसके बारे में इंफॉर्म किया गया। आखिर ये फंड क्या है, अभी न्यूज में आ गया तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो समझ लेते हैं फंड क्या है और क्या क्या इसके बारे में चीजें हैं। सबसे पहले तो ये सेटअप किसके थ्रू किया गया है, तो हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया 2017 में। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसमें कई सारे टैक्स को सब्ज्यूम कर लिया गया, यानी कि बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको इकट्ठा करके एक टैक्स बना दिया गया। तो उस टाइम पर उसमें से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स था उसके अंदर यहां पर ये बेसिकली फंड क्रिएट किया गया जिसको बोले कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो था वैसे तो 1992 में इसको बनाया गया था, पर लेकिन आगे चलकर इसको सब्ज्यूम कर दिया गया सेंट्रल जीएसटी के अंदर में, ठीक है, जो सेंटर के अंदर जीएसटी आता है। फंड सेटअप किया गया यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, और ऑपरेट जो किया जाता है यहां पर ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है। कंफ्यूज मत होना, फिर से एक बार सुन लीजिए। जो फंड है ये जो सेटअप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, पर लेकिन जो फंड ऑपरेट किया जाता है यानी कि जिसके द्वारा यूज किया जा रहा है कहां पर ये, तो कंज्यूमर अफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड ये फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर इसको बेसिकली रेवेन्यू को यूज किया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सीधा सीधा ये कि यार जो भी यूज कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, अगर उनको कोई दिक्कत देखने को मिलती है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनके वेलफेयर के बारे में बात की जाएगी। तो ये काम यहां पर आप लोगों को इस पर्टिकुलर फंड का देखने को मिलता है। अब दो मिनिस्ट्री के यहां पर नाम आ गए। एक तो आ गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि निर्मला सीतारमण जी के अंडर है, जो कि अभी बजट भी प्रस्तुत किया गया।
अब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर किसके अंदर में है, ये आप लोगों को बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको जाकर एक बार आप लोग सर्च कीजिएगा, क्योंकि मिनिस्टर कम से कम आप लोगों को यार पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये आप लोगों को कोई पढ़ाएगा नहीं, ये तो डेली आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कई बार। तो अगर आप लोग न्यूज वगैरह सुनते हैं या टीवी वगैरह देखते हैं तो वहां पर भी आप लोगों ने इनको कई बार सुना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा इनके बारे में। तो ये जब भी माइंड में आती है चीजें, कहीं पर डाउट लगता है, तो 1 मिनट में रुककर आप लोगों को उसका आंसर देखना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जरूर कीजिएगा, ओके। अब आखिर इस फंड को यूज कहां किया जाएगा, आप लोग ये समझिए। सबसे पहले तो आप लोग कैसे, देखिए हर एक चीज को अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग चाहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में कोई और काम करना है, तो उसमें हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तभी जाकर चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो रिसर्च और ट्रेनिंग के चलते हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कंज्यूमर लॉ चेयर या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो इंस्टीट्यूशन के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, आप लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस देना पड़ेगा कि कंज्यूमर का बिहेवियर, यानी कि उपभोक्ता, उसका बिहेवियर आप लोगों को समझना पड़ेगा, उससे रिलेटेड इशू क्या है उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ताकि उनका सोल्यूशन आप लोग निकाल सको। तो यहां पर खर्चा होगा। दूसरा, कई बार आप लोगों ने देखा है कि लिटरेसी और अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे इनमें से एक अगर उदाहरण मैं आप लोगों को दूं, तो यहां पर जागो ग्राहक जागो, इसका मतलब क्या है कि भाई साहब जागो, आप लोगों को ठगा तो नहीं जा रहा है कहीं पर, आप लोग को एक गलत चीज तो नहीं आप लोगों को परोसी जा रही है। तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो आउटडोर या सोशल मीडिया पर कई सारे कैंपेन चलाए गए, ताकि आप लोगों तक ये चीजें समझाई जा सके। सेलिब्रेशन देखने को मिलता है यहां पर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे या फिर नेशनल कंज्यूमर राइट डे का। तो जो सेलिब्रेशन होता है उसमें भी कुछ ना कुछ खर्चा आएगा, पंपलेट वगैरह बनाए जाएंगे, एडवर्टीजमेंट वगैरह छपवाए जाएंगे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है और नेशनल कंज्यूमर जो डे है, ये कब कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारी कंट्री में 2019 में लाया गया, उसको भी इंप्लीमेंट करने में खर्चा आएगा। इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग जो कंप्लेंट्स होती हैं, ऑनलाइन आप लोग कंप्लेन अपनी भर सकते हैं, और उनको एग्जामाइन करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और इसी के चलते नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है, ये भी हैंडल करने के लिए अगर कोई कंज्यूमर की जो ग्रीवेंस आती है, जिसको लगता है यार यहां पर मुझे डाउट है, मुझे तो यहां पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। तो ये जो सारी तरीके हैं, सारी प्रक्रिया हैं, उसके बारे में यहां पर बेसिकली बात की जा रही है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए, अगर ढंग से देखा जाए तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि अब आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्या है, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है यहाँ पर, ये कब है, चलिए मैं बता देता हूं, ये है 15 मार्च, ठीक है। 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये बताना है आप लोगों को यहाँ पर, जो अभी यहाँ पर 15 मार्च को आएगा यहाँ पर 2021 में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। अब नेशनल कंज्यूमर डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब तो आधा आधा हो गया ना, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया, एक तो एक आप दो ना, ठीक है। आगे चलते हैं चलिए अब आइए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो न्यूज है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर सबसे पहले एक शब्द मैं आप लोगों को बताता हूं, CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। क्या है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, यानी कि जो क्राइम है और एक तरीके से जो क्रिमिनल है, उन दोनों को ट्रैक करने का एक नेटवर्क सिस्टम है। ये इसी के चलते एक हैकाथॉन है जो यहां पर ऑर्गेनाइज कराई गई है। तो इसके बारे में यहां पर ये न्यूज है आप लोगों के सामने, तो इसके बारे में समझेंगे एक एक न्यूज क्या क्या बात की जा रही है। सबसे पहले तो सेकंड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम हैकाथॉन है, जो कि साइबर चैलेंज 2021 के लिए यहां पर हमारी कंट्री में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा यहां पर यह हेल्प की गई थी न्यू दिल्ली के अंदर में, ठीक है। हैकाथॉन जो है बेसिकली कंट्रीब्यूट करती है अगर कैसे हम लोग को ये सारी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकालना है। जैसे मार्च में देखने को मिला था, ऐसे ही यहां पर अभी देखने को मिल रहा है। एम इसका ये रहता है कि अगर आज के डेट में आप लोग बात करें, बहुत सारे लोग जो हैं आज की डेट में आप लोग देखते हैं कि ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तो किस तरीके से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी अगर हो रही है, कब पता चला उनका डेटा का यूज करके या फिर मिसयूज करके कई सारी उल्टी सीधी हरकतें आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलती हैं, तो उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके प्रॉपर वे में, और क्या क्या उससे रिलेटेड लॉ इन्फोर्समेंट है उनको भी इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये सारा काम आप लोग को यहाँ पर CCTNS के थ्रू यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो क्या क्या मिलकर इसमें काम करेगा, एक तो पर्टिकुलर एरिया में जो भी पुलिस ऑफिसर होंगे वो यहां पर इसमें काम करते हुए नजर आएंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करेंगे, एकेडमिक या फिर इंडस्ट्री स्टूडेंट या फिर अदर जो भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये काम अपना करेंगे प्रॉपर वे में, इंप्रूव किया जाएगा CCTNS इकोसिस्टम को। मोबाइल ऐप जो है वो यूज किया जाएगा, लोकेट करेगा जो नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन के अंदर में, उसी के साथ में लॉन्च किया जाएगा कोई फंक्शन इस तरीके से, हेल्प करेगा वेरियस इंक्लूडिंग वुमेन कम्युनिटेटर, ये इसी के साथ में इंटर स्टेट ट्रेवलर, डोमेस्टिक या फिर फॉरेन जो भी टूरिस्ट हैं उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, और 112 भी यहाँ पर डायल किया जा सकता है। अनदर स्टेप जो रहेगा यहाँ पर, ये इंप्रूव करेगा
यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। इसी के साथ में सेंटर सिटीजन सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी एनसीआरबी के थ्रू, जिसमें मिसिंग पर्सन को सर्च किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा व्हीकल एनओसी, और इसी के साथ में प्रोक्लेम किया जाएगा यहाँ पर ये ऑफेंडर इंफॉर्मेशन, और ये स्टेट सिटीजन पुलिस पोर्टल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारा एक तरीके से जो सिस्टम है क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि सिस्टम को प्रॉपर वे में सुधारा जा सके। इसके बारे में कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन अगर हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, तो ये CCTNS है यहाँ पर। ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो कि अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। अप्रोक्सीमेट 14,000 जो पुलिस स्टेशन है थ्रू आउट द कंट्री वो प्रपोज किए गए यहाँ पर, जिसमें 6,000 के करीब जो हायर ऑफिसर है ये यहाँ पर हायरार्की में यहाँ पर इनको ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इसमें काम करते हैं। प्रपोज किया गया था 2009 में, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर नेशनल इंटेलिजेंस जो ग्रिड है NATGRID, इसी के साथ में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर काम किया जा रहा है एक्सेस करने के लिए CCTNS को। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ये 1986 में बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। हमारी कंट्री में कई सारी रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, कई सारे डेटा आप लोगों ने देखा होगा कि ये डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कहां कहां पर रेप केसेस देखने को मिले हैं, कहां कहां पर मर्डर, किस एरिया में, किस पुलिस थाने में सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट कंप्लेन जो है वो दर्ज की गई है, तो ये सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है यहाँ पर किसके द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नेंस के बारे में, तो ये स्कीम है आप लोगों के सामने खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, जो बात की जा रही है मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम के बारे में। हमारी कंट्री में अगर बात करें मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो है या प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये सारी लगभग 1.75 करोड़ जो एलिजिबल वुमेन है 2020 में इनको फायदा पहुंचा है इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर में। और ये पर्टिकुलर जो पैसा खर्च किया गया 5,931 करोड़ के करीब खर्च किया गया, 1.75 करोड़ जो एलिजिबल बेनिफिशियरी को फायदा पहुंचाने के लिए 2018 से लेकर 2020 में, यानी कि इतनी सारी औरतों को यहां पर इन स्कीम का फायदा पहुंचा है, ऐसा यहां पर इस योजना में बताया जा रहा है। तो जो यहां पर प्रधानमंत्री मातृ जो वंदना योजना है, ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो कि इंप्लीमेंट किया गया था ऑल द डिस्ट्रिक्ट 1 जनवरी 2017 से इसको इंप्लीमेंट किया गया था, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंटर यहां पर पैसा प्रोवाइड करा रहा है राज्य को, और राज्य और सेंटर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आती है, जो कि स्मृति ईरानी जी के अंडर में है। जो यहां पर बेसिकली कैश बेनिफिट भी प्रोवाइड कराया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को, उनके अकाउंट में डायरेक्टली यहां पर ट्रांसफर किया जाता है। जो न्यूट्रिशनल नीड है या फिर कोई दूसरी और चीजें हैं, वो सारी जो भी उनको वेज का लॉसेस होता है खासकर जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पर, तो वो सारी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है इन जो स्कीम है इनके तहत। देखिए नॉर्मली होता क्या है, अगर आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कहीं पर किसी पर्टिकुलर वैकेंसी में अगर कोई लड़की अगर जाती है तो ये पूछा जाता है मैरिड है, अगर मैरिड नहीं है तो उसको तुरंत पोस्ट पर रख लेते हैं, क्योंकि पता है कि अभी प्रेगनेंसी वगैरह नहीं होगी और इसके चलते उनको छुट्टी वगैरह देनी नहीं पड़ेगी और छुट्टी की भी उनको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। तो कई सारे कंपनी वाले ऐसी हरकतें करते हैं, तो ये कई बार आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ऑफिस में तो नहीं होगा नॉर्मली ये चीजें, पर प्राइवेट ऑफिस में ये कई सारी चीजें आप लोग ऐसी देखने को मिल जाएंगी। तो ये गलत चीजें हैं। इस तरह का रवैया कहीं ना कहीं ये इसलिए भी है क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराती है। अगर इस तरह की छुट्टी दी जाती है तो गवर्नमेंट को ये बोलना चाहिए कि आधा पैसा कम से कम हम देंगे आपको, आप लोगों के ऑफिस में अगर कोई ऐसी महिला जॉब करती है तो, ठीक है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं फायदा तो पहुंचाने के लिए बनाई जाती है, पर लेकिन उल्टा नुकसान पहुंचाने लगती है फिर अगर उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है तो, ठीक है। तो प्रेग्नेंट जो वुमेन है और जो लैक्टेटिंग मदर है, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर जो बच्चे को दूध पिलाने वाली मां है, उनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसके चलते अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी पीएसयू के अंदर जॉब कर रहे हैं तो उनको ये फायदे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर कई सारे फायदे उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है उनके द्वारा। तो यहां पर उनको इसमें इंक्लूड करके नहीं चला जाएगा। ये जो बेसिकली उनके लिए अगर किनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है तो उनके लिए बेसिकली ये स्कीम है, ठीक है। प्रेग्नेंट जो वुमेन है या लैक्टेटिंग मदर जो है, उनकी प्रेगनेंसी या 1 जनवरी या उसके बाद में है, फर्स्ट चाइल्ड के लिए नॉर्मली फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हुए आप लोगों को नजर आएगी। एलिजिबल जो बेनिफिशियरी है वो ऑल्सो रिसीव करेगा अंडर जननी सुरक्षा जो यहां पर योजना है, उसके तहत जो एवरेज जो यहां पर 6,000 के करीब अमाउंट दिया जाता है। तो जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है यहां पर मॉनिटर किया जा रहा है सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है, तो ये कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये PMMVYCAS के थ्रू यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि यहां पर ट्रैक भी करता है बेनिफिशियरी को, उसके फायदे पहुंचाते हैं, अकाउंटेबल भी यहां पर चीजों का है, और अगर कोई प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है तो उनका रिड्रेसल भी करता है, ठीक है। तो यहां पर ये एक पर्टिकुलर पिक्चर भी है इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड, तो यहां पर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना जो मातृ वंदना योजना के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है।
तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने भी आप लोगों को बताई है वही यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रखी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में। ये अगर मैं आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर, अगर यहां पर जैसे 3 स्लाइड में जो चीजें लिख रखी है, मैं आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर बताता हूं हुआ क्या। अभी आप लोगों को पता है अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट है वो 9.8 लगभग हमारी कंट्री में ग्रोथ देखने को मिला अप्रैल से लेकर दिसंबर। आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में मार्च यानी कि तीसरे महीने में लॉकडाउन लग गया और दिसंबर तक यहां पर किसी न किसी तरीके से चीजें जो है वो रुकी रही। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये माना जा रहा है यानी कि फार्म प्रोडक्ट जो है उनका काफी ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, देखिए कई सारी कंट्री ने तो जो अपना लोकल जो भी एरिया में उनके वहां पर जो पैदावार थी उसको रिस्टोर करना स्टार्ट कर दिया ताकि अगर कोई प्रॉब्लम पड़े कोविड-19 के ड्यूरेशन पर वो उसको सेव कर सके। कई सारी कंट्री ऐसी है, कहीं पर सूखा आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर कोई और दिक्कत देखने को मिल गई, जिसके चलते वहां पर वो चीजें ढंग से नहीं कर पाए। तो उसके चलते उनके द्वारा काफी ज्यादा बाहर की कंट्री से सामान खरीदा गया और इसमें हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री रही जिसमें काफी लार्ज स्केल पर इन सब एरिया में सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया। तो हमारी कंट्री में जो अभी ये जो डेटा बढ़ा है, हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो इसके चलते यूनाइटेड नेशन जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया कि कई सारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि राइस, शुगर, ऑयल सीड या कॉटन, ये सारी चीजें जो बढ़ी हैं। तो हमारी कंट्री में इसका बेसिक ये बढ़ना तरीका यही रहा है क्योंकि चाइना ने भी अपने यहां पर चीजों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और बाकी कई सारी कंट्री में वेदर जो था काफी ड्राई हो गया, जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, यूक्रेन, थाईलैंड, वियतनाम। तो यहां पर एक्सपोर्ट इसलिए यहां पर काफी ज्यादा बढ़ गया हमारी कंट्री की साइड से। और इसी के साथ में जो रसिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर था, अर्जेंटीना जो नंबर 1 सोयाबीन और इसी के साथ में जो मिल एंड नंबर 3 जो मेज में यहां पर प्रोड्यूस करता था, टेम्परेरी सस्पेंशन यहां पर रहा। इसके चलते जो डोमेस्टिक जो फूड इन्फ्लेशन यहां पर देखने को मिला, तो इसके चलते इन्होंने खरीदा। तो कहने का मतलब यह है कि कई सारे ऐसे नेचुरल और कई सारे ऐसे मैनमेड डिजास्टर बन गए जिसके चलते यहां पर इन लोगों के द्वारा बाहर से प्रोडक्ट खरीदा गया। और बाहर से प्रोडक्ट कहां से खरीदा जाएगा? जहां से आसानी से और सबसे सस्ता अवेलेबल है। तो इसलिए हमारी कंट्री से काफी लार्ज स्केल पर यहां पर ये ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। अगर आज की डेट में आप लोग इन सब चीजों को देखें तो एक तरीके से अननेचुरल कंडीशन बन गई जिसके चलते हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो 9% से ज्यादा यहां पर लगभग बढ़ता हुआ नजर आया। और हमारी कंट्री में फायदा क्या रहा? हमारी कंट्री में सरप्लस मानसून रहने की वजह से अच्छा खासा हमारी कंट्री में जो पैदावार हुआ। तो एग्रीकल्चर जो एग्जेम्पशन है फ्रॉम लॉकडाउन की वजह से भी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। ठीक है, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि हाँ भैया इसको लॉकडाउन में नहीं रखा जाएगा। आप लोगों को पता है खेती बाड़ी चलती रही लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी। ये एक ऐसा सेक्टर था जो हमारी कंट्री में नेगेटिव में नहीं पहुंचा उस टाइम पर लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी। तो इसके चलते यहां से चीजें जो है वो नॉर्मल चलती रही। ठीक है, तो इंक्रीज क्रॉप प्राइस कई बार आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है, हमारी कंट्री में बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है अगर हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपना बनाना चाहते हैं। आज के दिन में हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो लगभग 3 ट्रिलियन की है और 2022 तक हम लोग किसानों की इनकम भी डबल करने की बात करें तो ये तो एक तरीके से एक स्पेशल कंडीशन बन गई कि हमारा एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया। अगर हम लोग रेगुलरली ऐसा काम करते रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो यानी कहने का मतलब ये कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि रेगुलरली हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट अच्छे लेवल पर चलते रहे और हमारी कंट्री में प्राइस ज्यादा आसमान पे न पहुंचे। कुछ ऐसा माहौल, कुछ ऐसा बैलेंस बनाकर चले तो ही प्रॉब्लम का एक सटीक सॉल्यूशन निकल पाएगा। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अगर आप लोग किसी किसान के परिवार से आते हैं तो इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे, ठीक है, कि आप लोग इसका क्या सॉल्यूशन बताओगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि किस प्रॉब्लम का क्या क्या सॉल्यूशन आप लोग बता सकते हैं। एक थॉट कम से कम आप लोगों ने इसको दिया हो, एक विचार आप लोगों ने दिया हो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम तो है, इसका सॉल्यूशन बनाना है। तो आप लोग कम से कम सोचे उसके बारे में बैठकर। ठीक है, तो ये जरूरी है। स्पोर्ट के बारे में यहां पर बात की जा रही है तो स्पोर्ट से रिलेटेड जो न्यूज है इसको आप लोग एक बार समझ लीजिए क्या बात की जा रही है। राष्ट्रीय युवा एक तरीके से जो यहां पर हमारी कंट्री में जो सशक्तिकरण कार्यक्रम है उसके बारे में ये न्यूज है। अभी हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट है, ठीक है, किरण रिजिजू जी के द्वारा इन्फॉर्म किया गया लोकसभा में राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में। तो ये जो स्कीम है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण जो कार्यक्रम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पैसा सेंटर के द्वारा दिया जाता है। बजट में जो एलोकेशन थी इसकी लास्ट ईयर ये लगभग 486.48 करोड़ के करीब आप लोगों को देखने को मिली। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर के अंडर में आते हैं, तो आप लोगों ने देख लिया। और ये जो प्रोग्राम हमारी कंट्री में 12th 5 ईयर प्लान जब स्टार्ट किया गया था 2012 से लेकर 17 तक का, उसके अंडर यहां पर इसको बेसिकली प्रोत्साहन दिया जाता था। तो कैसे हम लोग पर्सनैलिटी और कैसे लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं अपनी कंट्री में, कैसे उनको इंगेज रख सकते हैं अपने देश को बिल्ड करने में, तो उसके ऊपर यहां पर पूरा फोकस रहता है। तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे में अगर आप लोगों से पूछें तो ये कुछ बेसिक न्यूज हैं।
कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज इसकी वजह से जो न्यूज में है, सबसे पहले तो जो बेनिफिशियरी है ये 59 से लेके 20 जो 50 से 15 से लेके 29 तक का जो यूथ बोला जाता है इस एज ग्रुप के, ठीक है। अगर बात करें जो यूथ है यहाँ पर नेशनल यूथ पॉलिसी के तहत इनको यूथ बोला जाता है। बाकी एडोलेसेंट जो है ये इसीलिए जिसको किशोर बोलते हैं, ये 10 से लेके 19 साल के बीच में आते हैं। तो ये जो है एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसको राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम बोला गया। इसके अंदर नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल यूथ कॉर्प्स, इसी के साथ में नेशनल प्रोग्राम फॉर यूथ एंड एडोलेसेंट जो डेवलपमेंट, इसके साथ में बात की जाए इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यूथ हॉस्टल्स, जो यहां पर असिस्टेंस टू द स्काउटिंग एंड गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, नेशनल यूथ लीडर प्रोग्राम, ये सारे इसके अंदर सबज्यूम करके ये एक अम्ब्रेला स्कीम आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है कौन सी स्कीम के अंदर सबज्यूम किए गए या फिर मिक्स किए गए, तो इनको मिक्स बेस बना दिए गए, इसके अंदर मिक्स कर पर्सन इन न्यूज के बारे में बात की जा रही है। जो यहां पर पर्सनैलिटी न्यूज में उसके बारे में जान लेते हैं। ये है यहां पर श्री एस एन सुब्रमण्यम, ठीक है। एस एन सुब्रमण्यम जो है यहां पर अभी इनको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा अभी इनको सीईओ अपॉइंट किया गया है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे एलएनटी के, अब यहां पर ये चेयरमैन रहेंगे नेशनल सेफ्टी काउंसिल के, ठीक है। तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के जो चेयरमैन है ये 3 साल तक यहां पर रहने वाले हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है एक नॉन प्रॉफिट, ये सेल्फ फाइनेंसिंग एक काफी इंपोर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री में नेशनल लेवल की, जिसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जनरेट करना है, डेवलपमेंट करना है, सस्टेन करना है वॉलंटरी मूवमेंट, खासकर जो सेफ्टी हेल्थ और इन्वायरमेंट, यानी कि सेफ्टी हेल्थ और इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी बोलते हैं, सेफ्टी हेल्थ और इन्वायरमेंट, ठीक है। नेशनल लेवल पर यह सेटअप किया गया था यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के द्वारा 1965 में, यानी कि 1965 में। रजिस्टर यहाँ पर सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के, और एक तरीके से ये यहाँ पर जो पब्लिक ट्रस्ट है जो अंडर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के, तो इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। बाकी अगर बात की जाए तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है यहाँ पर नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, और इसी के साथ में स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी है। तो इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कैसे हम लोग चीजों को सेफ और सिक्योर करके चल सकते हैं। तो यहां पर एक ओवरव्यू आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें ग्रीन, इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है ट्राइंगल, ये फॉर सेफ्टी, ठीक है। तो बेसिकली नेशनल सेफ्टी काउंसिल के ये लोगो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इंटरनेशनल न्यूज में यहां पर जो यूएसए में स्मार्ट वॉल बनाने की बात की जा रही है, देखा। नेक्स्ट यहां पर कपिला, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम सर से भी कनेक्ट कर हम लोगों ने देखा। स्टेट न्यूज में पावर सेक्टर रिफॉर्म के बारे में हम लोगों ने बात की। ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोगों ने बात की, रोपवे के बारे में किसके अंडर इसको लाया जा रहा है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना। CCTNS यानी कि जो क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग जो नेटवर्क सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम से रिलेटेड कुछ बातें हम लोगों ने जानी। फूड के बारे में यहां पर फार्म एक्सपोर्ट के बारे में जाना, हमारी कंट्री में क्यों बढ़ गया, क्या कंडीशन देखने को मिला। राष्ट्रीय युवा, जो यहां पर राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। और पर्सन इन न्यूज के बारे में हम लोगों ने कुछ न्यूज जानी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया है। अगर रियलिटी में एंजॉय किया तो इन क्वेश्चन के अब आंसर दो। स्मार्ट वॉल किस कंट्री के बॉर्डर पर बनाई जा रही है। कपिला की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। आंध्र प्रदेश के पहले कौन सा राज्य ऐसा है जिसने डिपार्टमेंट ऑफ जो फाइनेंस के जो रिफॉर्म जो है उनको इंप्लीमेंट किया। कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहां पर रोपवे को इंप्लीमेंट करने वाली है आने वाले टाइम में। कंज्यूमर वेलफेयर फंड किसके अंडर सेटअप किया गया और यहां पर कब इसको सेटअप किया गया था, ये जो समझूम किया गया CCGST के द्वारा 2017 में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है। PMMVY प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। RYSK ये जो स्कीम है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसका रिवीजन है आप लोगों के सामने। जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आप लोगों को यहाँ पर इसकी थीम बतानी थी। बेसिकली WHO के द्वारा बोला गया कि वर्ल्ड में आज के दिन में 3 नए वेरिएंट निकल के आए कोरोना वायरस के, एक यूके में, दूसरा ब्राजील में और तीसरा कहां पर निकल के आया ये बताना है। दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो उसने ये बोला है बेसिकली कि कंप्लीट और स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा जो हमारी कंट्री में अनचाही जो एक तरीके से जो कमर्शियल कम्युनिकेशन जो मैसेज वगैरह भेजे जाते हैं उनको रोकने के लिए, तो किसको उसने ऑर्डर दिया है। इसी के साथ में अगर बात करें सियोन हॉस्टल है जहां पर पहला फर्स्ट एशिया का मिल्क बैंक बनाया गया 1989 में, तो ये कहां पर लोकेटेड है। सरफाइसी एक्ट 2002 का है, आप लोगों को बताना है इसके बारे में।
जो कि यहां पर ये बेसिकली लीगल बेसिस जो है सेटिंग करने का, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू, ठीक है, तो इसके थ्रू यहां पर सेटअप किया जाता है। अगर बात करें फर्स्ट यूएस बेस जो एनर्जी कंपनी है, जिसके द्वारा बोला गया 2050 तक वो ग्रीन हाउस गैस को खत्म करेंगे, एक नेट जीरो एमिशन पर लेकर आएंगे। कौन सी कंपनी? यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कौन मिलकर बात कर रहे हैं कि कुछ दवाइयां हैं जो कंटिन्यूस सप्लाई की जाएगी, जैसे एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड और यहां पर नोवावैक्स वैक्सीन। रिसेंटली अभी बात करें तो एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स, और इसी के साथ में यहां पर ये डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड हेल्थ, तो किसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई है ये भी आप लोगों को बताना है। आंसर देख लेते हैं। यहां पर जो थीम है यहां पर बात की जा रही है नो टाइम फॉर ग्लोबल जो इनएक्शन, यानी कि अब एक्शन लेना आप लोगों को पड़ेगा, उसी के साथ में यूनाइट करना पड़ेगा, फंड लाना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा फीमेल जो जेनिटल म्यूटिलेशन है, यानी कि महिला जो जननांग अंग भंग किया जाता है उसको सुधारना पड़ेगा। डब्ल्यूएचओ के द्वारा 3 न्यू वेरिएंट बताए गए यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के अंदर। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यहां पर एक तरीके से डायरेक्शन किया गया जो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कि लोगों के पास में अनचाहे मैसेज न पहुंचे। 1989 में सियोन हॉस्पिटल जो है यहां पर ये मुंबई के अंदर में जहां फर्स्ट मिल्क बैंक बनाया गया। सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल एसेट्स इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये है ये एक्ट जिसके बारे में बात की है। ऑक्सीडेंटल है कंपनी जो बात करिए 2050 तक ये एमिशन खत्म करना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ मिलकर काम कर रहे हैं दवाई को कंटिन्यूअस सप्लाई करने के लिए। और डेमोक्रेसी जो इंडेक्स है यहां पर ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनियन जो है यूनिट जो है उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना अगर आप लोगों को चाहिए तो उसको रिवीजन के लिए आप लोग रख सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे सारे, जिनको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।